रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। आज इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे मौजूद हूँ। जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, देखिए, पहले मैंने कहा आपको परिचय करा दूँ, तारुफ करा दूँ। इनका नाम है रियाजुद्दीन देशमुख साहब और ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रिटायर है और दैनिक सत्य पत्रक के संपादक भी है। अभी हाल ही में आवाज़ साहब का ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद में दौरा हुआ था। उस दौरे के दौरान कई लोगों ने उसके अंदर पार्टी में प्रवेश किया, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं और साहब भी शामिल हैं। इनके प्रवेश को लेकर पूरे शहर में एक चर्चा का माहौल बना हुआ है कि एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रिटायर्ड सत्य पत्रक का संपादक, इतना बड़ा आदमी, आखिर क्या कारण है कि कई पार्टियां मैदान में हैं, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उसके बावजूद भी एक समाजवादी पार्टी का आमदार अब्बास आजमी साहब उनकी पार्टी में प्रवेश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम में आप इतने बड़ा अपना लंबा जो है तो एक सर्विस किया है, कई उतार चढ़ाव को देखा है, राजनीति को सर्विस के दौरान आपने करीब से देखा है। कैसा लगता था मतलब रिटायरमेंट के बाद, जबकि बहुत करीब से इसको देखा है, उसके बाद राजनीति में आना और बतौर समाजवादी पार्टी में प्रवेश करना, क्या कहेंगे इसके बाद? देखिए, राष्ट्र अपना समाजवादी पार्टी में प्रवेश करने की वजह ये है कि अबू आसिम आजमी साहब का जो नेचर है वो मजलूम को इंसाफ दिलाने वाला है। मजलूम की आवाज़ उठाना हमेशा उठाते रहते हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया। और मुसलमानों की भी आवाज़ खुसूसन वो बहुत ज़्यादा उठाते हैं असेंबली के अंदर। और ये बेलौस उनका जो करते हैं काम, वो पूरा बेलौस काम करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ काम करते हैं। जबकि बाकी पार्टियों का जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो सब उनके मफाद परस्त है। सभी ज़्यादातर तो ऐसे है, उसके अंदर जो लीडर्स हैं, बाकी जो पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, क्योंकि वो सिर्फ दलाली के काम करते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी में वो बात नहीं है, हमेशा बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। तो अभी तक तो कभी इसके अंदर महाराष्ट्र में हुकूमत में कभी रहे नहीं, हमेशा अपोजिशन में रहे। लेकिन अब जो पार्टियां पावर में रही वो कभी भी समझो मुसलमानों के लिए खुद होकर सामने आकर कभी आवाज़ नहीं उठाई। आज तक हमारा ऑब्जर्वेशन भी किया है। ये उनके पास में जो है, ये आवाज़ उठाते, इनकी बात सुनी जाती। जो भी हुकूमत रही, चाहे वो अभी हमने देखे कि कांग्रेस राष्ट्रवादी की भी हुकूमत रही है किसी जमाने में, किसी अब बाद में फिर बीजेपी शिवसेना की हुकूमत भी रही है। तो जो भी बात इन्होंने उठाए, असेंबली में उठाए, वैसे भी उठाए, तो उनकी बात को वहाँ पर सुना जाता है। ये मुझे महसूस हुआ। मेरा तो आने का इरादा था नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखने में आया कि मुसलमानों की आवाज़ बिल्कुल कोई उठा ही नहीं रहा। ना इंसाफी बिल्कुल आम हो गई थी। अब यहाँ पर एक मामला हुआ था पीछे किराड़पुरा में, हाँ, एक वो मासूम इंसान को पुलिस ने अपनी गोली से भून डाला। उसको घर के अंदर था, वो लॉक लगा हुआ था फाटक में उसके, है ख्याल में। कोई भी पार्टी वाला, चाहे वो बीजेपी वाला हो, शिवसेना वाला हो, कांग्रेस वाला हो, राष्ट्रवादी वाला हो, एमआईएम वाला हो, किसी ने भी सामने आकर के उसकी हिमायत नहीं किया, वो बेचारा मर गया हो। तो मैंने ये बात हाकिम साहब से बताया। मैंने हाकिम साहब तुरंत यहाँ पर आए, आकर देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ पर तो नाइंसाफी हुई, सरासर नाइंसाफी हुई है। तो उसके लिए तो उन्होंने वहाँ पर डीजी साहब से मुलाकात की, पर वहाँ पर असेंबली में उसकी आवाज़ उठाई। तो ये बिल्कुल है ना, जहाँ पर ये जो हुकूमत में जो लोग थे वो कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं। लेकिन आसिम साहब ने तुरंत ही उसके असेंबली में आवाज़ उठाई और सही ढंग से अपनी बात वहाँ रखी। तो मुझे ये एहसास है कि पहले से भी एहसास था कि भाई आसिम साहब आवाज़ उठाते हैं, इसलिए फिर मैं बोला इसके अंदर ही हम शामिल होकर के हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे। इसमें आसिम साहब का हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। हम भी चाहते हैं कि जब से हम रिटायर हुए, हम चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिले। जहाँ भी नाइंसाफी होती है वहाँ हम अपने तौर से हम काम कर ही रहते हैं। वैसे भी अखबार के जरिए से भी हम काफ़ी आवाज़ उठाए, गवर्नमेंट ने भी हमारी इसकी बहुत सारी सुनवाई की है, लेकिन मैं अकेला आदमी कर रहा था बस। तो हम बोले चलो आसिम साहब के साथ में जुड़ जाएंगे अगर, तो
उनका भी सपोर्ट रहेगा, उनका हाथ हमारे सर पर रहेगा तो हम और अच्छी तरह से आवाज़ को उठा सकेंगे, इसलिए हमने इस पर प्रवेश किया। सर ऐसा अभी आपने कहा किराड़ पड़े का हादसे का जिक्र किया, शेख मुनीर साहब शायद उनका नाम है, और चूंकि आप औरंगाबाद के जानी मानी शख्सियत है और सोशल वर्कर भी आप, तो फिर आपके यहाँ पर कांग्रेस के बड़े लीडर है, राष्ट्रवादी के बड़े लीडर है, खास बात क्या है कि उस वक्त सटिंग खासदार साहब हमारे इम्तियाज साहब भी मौजूद थे। तो साहब जैसा आपने आसिम भाई को आवाज़ दी, एक बम्बई में दूर का फासला था, आप इनसे भी मुखातिब हो सकते थे, जब आपके दिल में दर्दी था तब इनके सामने बयान कर सकते थे, ये क्यों नहीं हो सकता? मैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं किया था, अलबत्ता हमारे कुछ दोस्तों को उनके पास भेजा था कि भाई इस तरह से आप इस तरह से जो है ऐसा ऐसा हुआ है। नहीं तो वो उस वक्त तो वहाँ पर मौजूद थे जी। तो वो दावा कर रहे हैं कि भाई मैं वहाँ पर रहने की वजह से मैंने मंदिर की हिफाजत किया। जब आप वहाँ मौजूद थे, सब आपके सामने हुआ है, फायरिंग जब हुई तब भी वो उस वक्त मौजूद थे। जब उनको मालूम हुआ कि एक मुसलमान के साथ में नाइंसाफी हुई है जी, घर में उसको गोलियों से भून दिया जा रहा और ऑन रिकॉर्ड दिखाया जा रहा कि वो रास्ते पर था, तो फिर आपने तो उसके लिए भी सामने आना चाहिए था ना जी। वो सामने आते, आवाज उठाते, पीछे लगते। मेरा सवाल ये कि आपने फोन पे बात की है, मुलाकात की, औरंगाबाद के थे, घर पे से 10 मिनट का रास्ता है आपसे, घर से आप घर पे भी आ सकते थे। ये वो बहुत बड़े आदमी है असल में। अच्छा। हम एक मामूली इंसान, हमने क्या जाके उनसे बात करना, जी इसलिए हम उनके पास में नहीं गए। लेकिन जब उनसे जो ताल्लुकात रखने वाले लोग थे जी जी, उनको हमने बोले ऐसा अगर बताएंगे उनको तो वो समझ में आएगा उनके, जी। इसलिए हम उनसे। सर अब ये बात है, जब आपने समाजवादी पार्टी में प्रवेश करने का ऐलान किया है तो साहब आमतौर से एक रिवायत का हिस्सा रहता है, जो शख्स जो भी व्यक्ति किसी पार्टी में प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं ये बात जहन में रहती है कि मैं या तो आमदा का चुनाव लड़ूं, या खासदार का लड़ूं, या नगर परिषद का लड़ूं, या कारपोरेशन का लड़ूं। एक चुनाव की रणनीति भी जहन में रहती है कि आपने कभी मन में सोचा है कि मैं औरंगाबाद से आमदा के इलेक्शन लड़ूंगा, समाजवादी पार्टी बैनर तले, इस बहाने से मैं और ज्यादा खिदमत दे, सेवाएं दे सकूंगा, ऐसा कुछ है? क्योंकि अब 2-3 महीने के बाद विधानसभा आने वाले हैं, ऐसा जहन में है आपके कुछ? राजकारण में अगर मुझे आना होता तो जिस वक्त मैं रिटायर्ड हुआ था उसके सेकंड डे मुझे आसिम साहब ने फ़ोन करके बोला था कि भी आप रिटायर हो गए, अभी आप अच्छा काम करते हो। उनको मालूम था कि मैं कितना मजलूमों के लिए बहुत काम करता हूँ, बोलते तो आप हमारी पार्टी में आ जाओ। मुझे अगर उस तरह से कुछ ये होता कि मेरी पार्टी में आकर के मैं आमदार बनूँ, खासदार बनूँ, कारपोरेटर बनूँ या कुछ भी बनूँ, मैं उस वक्त कभी 7 साल में उसके अंदर आ जाता था ना कोई ना कोई पार्टी में। इसके अलावा मुझे दूसरी पार्टियों से भी ऑफर आई थी रिटायरमेंट के बाद में, कि मुझे उधर जाना नहीं था। मैं बोला था अपन जो है तो समाज सेवा करने के लिए राजकारण में आना कोई जरूरी नहीं, ऐसा समझता था मेरा। तो मेरे गलतफहमी थी एक्चुअली। मैं अपने तौर से करता था वो, मैं जहाँ जहाँ भी नाइंसाफी किसी के साथ हुई है मैंने उसको खुलकर उसके लिए आवाज उठाया है, अखबार के जरिए भी उठाया। अखबार ये अच्छा ही माध्यम है मेरे ख्याल में, जो बोलते ना 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हाँ 4था स्तंभ है। तो एक स्तंभ तो मैं ऑलरेडी कर चुका था, चलो मैं दूसरा स्तंभ भी करता हूँ अभी मैं। तो मैं उसके हिसाब से अपने आवाज उठाता रहा और मुझे उसमें कामयाबी मिलती भी रही। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई ये तो भाई हम तो खाली एक आवाज उठा दी, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। लेकिन राजकारण में आने से क्या होता कि मैं अकेला ही कर रहा था, क्योंकि राजकारण में अभी जब मैंने प्रवेश किया वो भी जो इस उद्देश्य से किया कि हम मजलूम की आवाज को उठा सकेंगे और हमारे पीछे कोई तो भी बड़ा हमारे ऊपर किसी का हाथ होना चाहिए। तो इससे अच्छा मुझे कोई इंसान नहीं मिला अपना अगू आसिम के साहब के जैसा, कि जो हमने अगर आवाज भी उठाए तो तुरंत वो दौड़ के यहाँ पे आएंगे। हमने इसके पहले भी कई मामले में जो उसको बताए थे उनको, और हर मामले में उन्होंने पहले आगे आकर के उन्होंने अपना मसाइल को हल किया है। इसलिए मैं बोला चलो अभी एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके भी करते हैं, मुझे पद की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी मैं किसी पद पर नहीं हूँ, लेकिन एक पार्टी के अंदर हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे मालूम है कि भाई कार्यकर्ता की भी क्या हैसियत रहती है एक राजकारण के अंदर। मुझे ऐसे इसमें इलेक्शन लड़ने वड़ने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, जब से लेके रिटायरमेंट तक और आज तक, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का राजनीति का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, धरने, मोर्चे, आंदोलन, कंट्रोल करना, लाठीचार्ज करना, बहुत से देखा है। और ऐसा सुनने में आता है कि आजकल राजनीति गंदी हो गई है, राजनीति में मतलब लोग अच्छे लोग जाना पसंद नहीं कर रहे, और आपकी शख्सियत ऐसी है, आपने तमाम बातों को देखते हुए कि वाकई आज की राजनीति गंदी हो गई है कि नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा संदेश।
नहीं, आप जो कह रहे हैं कि राजनीति गंदी हो गई है, ये तो आप सभी को मालूम है कि ये क्या हैसियत है राजनीति के अंदर, लोगों की सोच कैसी हो गई है सबको मालूम है जी। लेकिन सभी राजकारणी वैसे नहीं है ना। हमने जब चुना है इनको, अबू आसिम आजमी को, तो क्यों चुना है उनके अंडर में हमने काम करने का? क्योंकि उनके पास भी ये नहीं है ना, पैसा कमाना उनका उद्देश्य नहीं है। बाकी आप बाकी राजकारणी को देखेंगे आप, तो हर कोई राजकारणी देखो देता मेरे को पैसा कहां से मिलता, आमदार बन गया तो मेरे को कितना फंड मैं ली, वो कितना परसेंट खाऊं उसके अंदर, खासदार मैं बन गया तो कितना परसेंट मेरे को मिलेगा। ये सोच चालू है। राजकारण में क्यों आ रहे लोग? बस पैसा कैसा आ सकता है। जबकि अबू आसिम साहब को कोई जरूरत नहीं है पैसे की, आए ख्याल में कभी वो पैसे के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, वो हमेशा आवाज उठाते रहे अपना मजलूम के लिए। इसलिए हमने फिर उसको उनके साथ में ज्वाइन करने की वजह हमारी है कि हमारा नेता जो जिस लेवल का है, तो वो वही क्वालिटी हमारे पास भी होना चाहिए ना। हमने पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, किसी पद के पीछे नहीं भागना चाहिए हमने। सर, अगर हम औरंगाबाद की बात करें और औरंगाबाद की अगर पुरानी हम राजनीतिक पीछे चले जाएं, तो एक यहाँ बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जो मुसलमानों का तबका अकलियत है उसमें अपने दलित समाज है और जो भी आदिवासी समाज है, ये कभी कहीं ना कहीं मतलब सेकुलर पार्टी वोट बैंक हुआ करता था। एक बड़ा उलटफेर हुआ, मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ कि उसमें एक MIM पार्टी का खासदार चुन के आता है, एक आमदार चुन के आता है। कि आपको लगता है कि ये उलटफेर कहने का उसमें मुसलमानों की बड़ी अहम भूमिका रही, 70-80% मुसलमानों की भूमिका रही। क्या मुसलमानों को वाकई कुछ ऐसे रास्ते पर भी जाना चाहिए राजनीति पे जहाँ को उसको इंसाफ मिल सकता है, या फिर जैसा आप समाजवादी पार्टी नाम दिया ऐसी सेकुलर पार्टी के साथ चलना चाहिए? देखो भाई, अभी तो क्या है, सेकुलर पार्टी के साथ चलना हमारे लिए जरूरत है। ये बाकी कुछ पार्टियां ऐसी है वो तो सेकुलरिज्म को मानती नहीं बिल्कुल वो, क्योंकि सेकुलरिज्म अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। जब आप सेकुलरिज्म को नहीं मानते, मतलब आप संविधान का विरोध कर रहे हैं, आप देशद्रोही हैं। हमको तो हम देश प्रेमी है ना, हमको तो साथ में चलना है, संविधान के मुताबिक हमको चलना है। तो संविधान पर चलते हुए अगर हमको इंसाफ मिल सकता है, हम किसी बात पावर में आ सकते हैं अगर हम, तो हमने आना चाहिए उसके अंदर, और अच्छे लोगों ने आना चाहिए जी। आप जो बोल रहे थे मुसलमानों का यहाँ पर इसके बारे में बता रहे थे, मतलब आपका उद्देश्य ये है कि भाई ऑलरेडी यहाँ पर इमाम काम कर रही, तो समाजवादी ने क्यों काम करना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों ने जो बड़ा फैसला लिया था यूटर्न, एक 65-60 साल से जुड़े हुए तो बाद में यूटर्न ले लिया, तो ये क्या सही था? क्या आने वाले वक्त में ऐसे मुसलमानों को ऐसे रास्ते पे चलना चाहिए, क्या सेकुलर पार्टी को दामन थामना चाहिए दोबारा? ये सवाल है। देखिए, इसके पहले तजर्बा तो यही आया है, जो सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो थी उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े थे, खास वो अभी तो बहुत सारे निकल गए उसमें के बाहर, वो है ख्याल में जैसा सत्ता बदल हुई ना, तो जितने भी वो जहनियत के थे, खराब जहनियत के, वो तो कई निकल गए बाहर। अभी तो शायद बहुत गिने चुने बचे होंगे बस वो गंदी जहनियत के लोग, तो सेकुलर के अंदर रहते हुए सेकुलरिज्म का अपना उड़ावा था उन्होंने, नकाब पहना हुआ था, तो सब बेनकाब हो चुके हैं, चले गए अपने निकल करके बाहर वो। तो अब जो है, तो सेकुलर जो पार्टी अभी कायम है, अगर वो साथ में रह करके अगर काम करते हैं सेकुलर इसके अंदर, जैसा अभी अभी समाजवादी पार्टी ने भी जो राष्ट्रवादी पार्टी से और अपना कांग्रेस पार्टी से इंडिया गठबंधन में अभी शामिल हुई है, ये सोच के शामिल हुई कि अभी अच्छे लोग तो सब है इसके अंदर, अभी जो खराब थे तो गंदे तो निकल गए बाहर अभी, तो अभी सब साथ में रह के काम करें तो बहुत अच्छी बात है ये। सर, एक आपसे सवाल ले लेते हैं कि अब 3 महीने के बाद जो है तो विधानसभा चुनाव कैंसिल हो जाएंगे, शायद उम्मीदवार भी डिक्लेयर हो जाएंगे, तो ऐसे हालात में बतौर औरंगाबाद जिले के शहर के मुसलमानों को, सभी समाज के लोगों को एक सेकुलरिज्म की मजबूती के लिए, यहाँ के हिंदू भाईचारे की एकता के लिए, और खासकर मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप एक सियासी एतबार से? देखिए, अभी हम तो क्या है कि समाजवादी पार्टी में हम शामिल हुए हैं जी। हम तो चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी यहाँ का जो अस्तित्व है वो सब हाईएस्ट लेवल पे जाना चाहिए समाजवादी पार्टी का जी। तो हम उसके लिए काम करेंगे, समाजवादी पार्टी के लिए हम काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के अंदर हमारे जो अपना मेंबर साजी का काम भी हम करने वाले हैं जी। हमारे जो अध्यक्ष साहब है यहाँ के फैसल खान साहब, उनसे हमारी बात हुई है, अभी हम उसको पार्टी को किस तरह से बढ़ाएंगे। और अभी अबू आसिम साहब ने ऐलान किया है कि हमको अगर हम यहाँ से एक सीट यहाँ से लड़ाने वाले हैं, जब हमको एक सीट यहाँ से लड़ाना अगर है
तो हमको हमारी पार्टी के लिए वो कार्यकर्ता भी तैयार करना पड़ेंगे, लीडरशिप तैयार करना पड़ेगी, और यहाँ पर उम्मीदवार का चयन भी एक ऐसे इंसान को करना पड़ेगा जो चुन के आए बोल के। इस तरह हम कोशिश करने वाले हैं। और हम आपने जो बोले कि मुसलमान को क्या अपना देना चाहते हैं, कि हमारा कहना यही है कि जो मुसलमान की आवाज बुलंद करने वाला नेता है उसके पीछे आपने आना चाहिए। जातिवाद बिल्कुल खत्म करना चाहिए, सेकुलरिज्म को अपनाना चाहिए और भाईचारे का एक माहौल तैयार करना चाहिए। हम जिस माहौल में रहते हैं उसमें हिंदू समाज भी है, दलित समाज भी है, आदिवासी है, सिख है, जैन है, मुस्लिम है, तो सभी समाज को इकट्ठे साथ में लेके चलना है हमको। खाली मुसलमान ही नहीं करना है, सबको साथ में लेके चलेंगे हम, उसी को सेकुलरिज्म बोलेंगे उसको, और सेकुलरिज्म के हिसाब से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इतना ही मुझे कहना है। देखिए, इस तरह से रियाजुद्दीन देशमुख साहब से हमारी एक विशेष मुलाकात हुई, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया। काफी बातें आपके सामने है, खास करके भी औरंगाबाद के सियासी जो मंजरनामा है उसमें से एक सवाल आपके दरमियान में छोड़ रहा हूं कि रायपुर का हादसा हुआ, जो भी यहाँ के हैं, अभी आपको सोचना है कि 10 साल की राजनीति में जो भी सियासी उलटफेर हुआ, लोकशाही माध्यम से हुआ, हमने क्या खोया और क्या पाया। ये आपको अपने आप में सोचना है कि हमारा कितना विकास हुआ, हम कितना आगे बढ़े या हम कितना पीछे हुए, हमें कितना इंसाफ मिला और कितना इंसाफ नहीं मिला। आज आवाज साहब के बारे में पूरी दुनिया जानती है, पूरा महाराष्ट्र जानता है, उनकी किताब भी खुली किताब की तरह आपके सामने है। फैसला आपको करना है कि आने वाले विधानसभा में अब आपको कौन सा रास्ता तय करना है। देखते रहिए आप इस चैनल को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।